अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब। फाइनल टर्म्स हमारे चल रहे हैं जी, और आज हम MGT 211 यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस से रेलिवेंट जो फाइनल टर्म की तैयारियां हैं वो करेंगे। हमारे पास कुछ MCQs हैं, हम उन्हें देखेंगे और साथ साथ ना आपकी सब्जेक्टिव की भी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी कि हम अपने कंसेप्ट जो है ना उन्हें थोड़ा सा डिटेल में लेके जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिटेल में लेके पढ़ेंगे। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी वजह ढूंढेंगे और उससे रेलिवेंट थोड़ी सी चीज़ों को टच कर लेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम आज अपनी वीडियो जी। तो पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू दी हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच फैक्टर्स रिक्वायर्स टू रिटेन द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते नहीं है और उस पर काम करते रहते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो हाइजीन होता है, ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर है वो मोटिवेशनल फैक्टर होता है। ठीक है जी, तो इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। तो जो पहला फैक्टर है ना, यानी हाइजीन फैक्टर जो होता है, ये वो फैक्टर होता है, ठीक है, इसको साथ साथ आप उसको सब्जेक्टिव के लिए भी देख लें। फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू कीप एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये वो फैक्टर्स होते हैं जो जो हम एम्प्लॉयज होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको वहाँ पे रहने पे के लिए यानी अर्ज करते हैं कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहें। अगर मैं चाहूँ एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ऑफिस साफ सुथरा है, बड़ा अच्छा माहौल है, टिप टॉप माहौल है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा वो माहौल, मैं उसमें जो है ना उस रूटीन में सेट हो जाऊंगा और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहूंगा। लेकिन सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता, दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, फैक्टर्स यूज्ड टू गेट हाई प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्कर्स आर कॉल्ड मोटिवेटर्स। दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं मोटिवेटर्स, यानी ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रह के जो है ऐसा काम करे, इतना क्वालिटी काम करे और इतना एफिशिएंटली काम करे कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उसका क्या हो, फ़ायदा हो, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़े। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाइजीन एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, दोनों होते हैं। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट आगे जी, आ प्रोडक्ट इज। तो जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ कोई मादी चीज़ नहीं होती। प्रोडक्ट जो है वो आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, या अगर आप किसी को कोई मशवरा दें, कोई आइडिया दें ना, तो वो भी प्रोडक्ट हो सकती है। तो प्रोडक्ट जो है इट विल बी एवरीथिंग, ठीक है, जो कस्टमर जो है ना रिसीव करता है इज इन एन एक्सचेंज, यानी कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट लेता है, वो सर्विसेज, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट या कोई भी आइडिया वो आपसे लेता है और उसके बदले आपको कुछ देता है। तो ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो इस चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा प्रोडक्ट इज एवरीथिंग दैट कस्टमर रिसीव्स इन एन एक्सचेंज। ठीक है, यानी वो कुछ आपको बदले में देगा भी ना जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अ टेक्निक दैट एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू। पहली क्या चीज़ है? टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट। ठीक है, टू डिटरमिन प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉल्ड, यानी छोटे बिजनेस से स्टार्ट लेते हैं। हम बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, अब आपकी एक छोटी दुकान है, ठीक है, आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं इस गर्ज से कि आपने वो बेचनी है। ठीक है, तो जो चीज़ आप खरीद के लाते हैं वो आपकी टोटल कॉस्ट होती है, जितने की आप खरीद के लाते हैं, और जितने के आप बेच रहे होते हैं ना वो जो है ना उसमें आपका टोटल रेवेन्यू भी शामिल होता है, यानी टोटल कॉस्ट में जो है आपका टोटल रेवेन्यू शामिल होता है, तो तब जाके प्राइस बनती है उस चीज़ की। अब यहाँ पे कह रहे हैं वो कैसी कौन सी टेक्निक है बिजनेस में जो इन दोनों के दरमियान क्या बनाती है, रिलेशनशिप बनाती है किस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए, प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए। तो वो है जी टेक्निक ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में बेसिकली एक पॉइंट होता है, हम एक पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं। इसको आप डिटेल में भी आगे फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे, जो लोग बिजनेस पढ़ेंगे उन्हें पता चल जाएगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में एक पॉइंट होता है ना, तो उस पॉइंट वो एक ऐसा पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ना कोई फायदा हो रहा होता है ना कोई नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, तो उस जो है ना पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपके हैंड से आपको ब्रेक इवन एनालिसिस की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। ब्रेक इवन एनालिसिस टेल अस दैट एट व्हाट पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एट नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है,
इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, और ये इसकी कुछ आगे ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं जिनमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। इनको आपने डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में ये होता है कि अगर आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, यानी जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो जितनी भी बढ़ती जाए ना, लेकिन आपकी प्राइस चेंज नहीं होती, ठीक है, कॉस्ट आपकी सेम रहती है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, ये जो है ना प्राइस इसमें सेम नहीं रहती, बल्कि चीज़ों की डिमांड और चीज़ों की जो है ना, हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उस से रेलिवेंट जो है उसकी कमी बेशी के साथ जो है ना ये वेरी करती रहती है कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके सामने एक जो है ना उन्होंने रख दी है सिनेरियो। शिराज बेवरेजेस एक कंपनी है, इट सेंड्स अ न्यू डेवलप्ड सॉफ्ट ड्रिंक इन मार्केट फॉर सेल। यानी उन्होंने एक न्यू कोल्ड ड्रिंक बनाई है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाई है, यानी ड्यू है, फर्स्ट ड्यू है ना, आप ड्यू पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, मिसाल आपको ले इसके मुकाबले में कोई न्यू आ गई, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक। अब वो उन्होंने मार्केट में भेज दी सेल के लिए, और उसके साथ साथ वो उसको एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइज कहाँ पे कर रहे हैं, डिफरेंट मीडिया पे कर रहे हैं, यानी न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी कमर्शियल्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं। ये तो एक आम सी चीज़ है, हम हर बंदा जानता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लीडरशिप स्टाइल देयर विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ओनली, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब ऑर्डर टॉप मैनेजमेंट से ना नीचे की तरफ जो है ना, जब ऑर्डर ट्रैवल करता है, यानी जब टॉप मैनेजमेंट कोई टास्क या कोई ऑर्डर जो है ना अपनी लोअर मैनेजमेंट को भेजती है, इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, तो वो है जी ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। ये मैं आपको हैंडआउट्स की तरफ लेके जाता हूँ, और सब्जेक्टिव की जैसे मैंने कहा था तैयारी कराऊंगा, तो साथ में हम इसके इनके तमाम जो स्टाइल्स हैं उनको देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट 3 है ना, हम उनको देखेंगे सिर्फ, ठीक है, बाकियों को आपने खुद पढ़ लेना है। जी तो अब हम इसकी हैंडआउट से हम देख लेते हैं, थोड़ी सी सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है ना, वो मैनेजरियल ऐसा स्टाइल है कि जिसमें मैनेजर जो है जस्ट ऑर्डर्स करते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसा उन्हें जैसा वो कह रहे हैं ना, बस उसे ओबे किया जाए, बगैर कोई सवाल किए या बगैर कोई आर्ग्यू किए। बस आप यूँ समझे कि यस सर की कॉल होगी, कोई भी जो मैनेजर है जो ऑर्डर करे तो आगे से सब ऑर्डिनेट कहे कि यस सर, बस दूसरी बात ना करे उसने, बस उसने वो काम करना ही करना है। ओके नेक्स्ट जो हमारा जो स्टाइल है वो मैनेजरियल स्टाइल जो है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में ये होता है कि जो मैनेजर होता है ना, वो अपने सब ऑर्डिनेट से इनपुट भी लेता है, मशवरा भी लेता है। अगर कोई डिसीजन करना हो ना, तो पहले सुनता है अपने साथ काम करने वालों की कि उनकी क्या इस बारे में राय है, और उन इनपुट्स की बेस पे वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और वो जो इनपुट्स आई होती हैं सब ऑर्डिनेट से, उसकी बेस पे वो फाइनल डिसीजन करता है, ठीक है। और इसमें जो फाइनल डिसीजन की पावर होती है वो मैनेजर के पास ही होती है, ठीक है। जो लास्ट स्टाइल है फ्री रेंज स्टाइल, रेंज की स्पेलिंग है गलत है, तो फ्री रेंज स्टाइल में जो ये जो स्टाइल है, इसमें मैनेजर जो है ना, वो एज ए एडवाइजर जो होते हैं ना, जो सर्व कर रहे होते हैं, यानी सब ऑर्डिनेट्स को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो डिसीजन कर लें। लेकिन अगर वो कहीं ऐसी कोई गलती कर रहे होते हैं डिसीजन लेते वक्त, या कोई उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो फिर रोल आ जाता है मैनेजर्स का, तो मैनेजर्स उन्हें एडवाइस करते हैं या गाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इतनी काफ़ी है, आगे बाकी जो 2 थी वो आपने आगे खुद देख लेंगे। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होल्डिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर रिवार्ड्स। यानी पीपल मोटिवेटेड किस लिए हैं, रिवार्ड्स को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, एंड दैट दे वांट, जो रिवार्ड वो हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट दे बिलीव दैट दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ ऑब्टेनिंग, और उन्हें पता होता है कि वो जो रिवार्ड इनके लिए सेट किया गया है वो से जो है ना अच्छा काम करके, अच्छा रिजल्ट देके वो उसे हासिल कर लेंगे। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बेसिकली है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। एक्सपेक्ट जो लफ्ज़ है ना, तो उससे ये लफ्ज़ निकला है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में एक रिवार्ड सेट कर दिया जाता है, यानी
एक इनाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है वर्कर्स को कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा, अगर आप उससे ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। तो यानी वो इनाम को हासिल करने के लिए जो पीपल्स होते हैं ना, या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपने हिम्मत के मुताबिक फिर उस अपने जो उनको जो इनाम नज़र आ रहा होता है उसके मुताबिक जो है ना फिर वो उतनी एफर्ट लगाते हैं और काम करते हैं, और वो मोटिवेटेड होते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। ठीक है जी, ये थ्योरी है आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके नेक्स्ट जी, तो ये है जी, इन विच पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो है ना वो 4 P's भी से कहते हैं। ठीक है, 4 P's यानी 4 जो है ना इसके अंदर चीज़ें होती हैं। प्राइस होती है, प्रमोशन होती है, प्रोडक्ट होती है और प्लेस होती है। एक एक करके इनको देख लेते हैं, शॉर्टली ब्रीफ हम इसको देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि सेलर जो है रिसीव्स द वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अब इन 4 जो मार्केटिंग मिक्स के पार्ट में कौन सा पार्ट है जिसमें जो सेलर है यानी बेचने वाला जो है उससे अपनी चीज़ें वो या वो जो वो बेच रहे हैं या वो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहा है उनके बदले में जो है ना क्या रिसीव होता है जी, वैल्यू रिसीव होती है। यानी कोई चीज़ रिसीव होती है या कोई आप यूँ समझे पैसे रिसीव हो जाते हैं या कोई और एक्सचेंज में चीज़ रिसीव होती है। बेसिकली आप यूँ समझे कि कीमत रिसीव होती है, तो वो है प्राइस। ठीक है, इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 देख भी लेते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो चीज़ होती है या वो सर्विस होती है या वो आइडिया होता है जो मार्केट में लाया जाता है ताकि जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जा सके। प्राइसिंग वो चीज़ है, प्राइसिंग जो है ये वो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है जिसमें हम वैल्यू सेट करते हैं एक चीज़ की। ठीक है, और उसे जो है ना कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं और उसके ज़रिए हम उसके बदले में हमें वो कोई प्राइस या जो है ना वो क्या करता है हमें पे करता है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है प्लेस है। प्लेस को डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें भी हम लेते हैं। प्लेस बेसिकली वो जगह होती है, ठीक है, the most effective and efficient way to get products from producers to consumer, कि उस जगह का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, हम जो है जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, पहले हमने प्रोडक्ट बनाई और फिर हमने उनकी प्राइसिंग की, ठीक है, और अब हमने उनको बेचना है तो उसके लिए हमें एक प्लेस चाहिए। ठीक है, ताकि हम यानी अब यूँ समझे कि हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिन जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट चाहिए तब। नेक्स्ट है जी प्रमोशन। प्रमोशन जो है, ठीक है, इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंडरटेक्स करती है। कब कब करती है? जब उसे अपनी प्रोडक्ट्स को जो मार्केट है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, ठीक है, अपने उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे प्रमोट करना हो और वहाँ के जो बैठे होते हैं ना होल सेलर्स, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करना, उन तक चीज़ पहुँचानी हो। ठीक, तो ये प्रमोशन में आती है चीज़। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जी। तो नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है उसमें कह रहा है कि डैश इज द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट। यानी आपकी प्रोडक्ट है और उसकी डिमांड, ठीक है, उसमें टाइम टू टाइम जो है ना क्या आता है, चेंज आता रहता है। ठीक है, अकर्स ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब ये है कि कभी जो है डिमांड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? बेसिकली ये है आपकी द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन। ठीक है, इसको PLC भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, PLC शॉर्ट में। इस जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। आप इसको पढ़ चुके होंगे सब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन के लिए। इसको देख लेते हैं, टच कर लेते हैं, क्या पता आपके पेपर में आ जाए और पूछ लें कि जी 4 स्टेजेस का नाम लिखें, तो इसको हम डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। ओके जी, सबसे पहली जो आपकी स्टेज है ना वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। ओके, डिटेल में आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और आपकी MCQs की तैयारी के लिए आपको देखना है, आपको मैं करा देता हूँ कि ये जो स्टेज होती है ना, इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एज अ क्वेश्चन मार्क होती हैं। ठीक है, कि इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज में ये पता नहीं होता, क्वेश्चन मार्क इसलिए कि ये कि फ्यूचर का पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये राइज करेगी या ये राइज नहीं कर पाएगी, यानी आगे इसकी डिमांड आएगी या डिमांड नहीं आएगी।
दूसरी स्टेज जो है वो है आपकी ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में जो प्रोडक्ट होती है उसको मार्क हम कर देते हैं एज अ स्टार। ठीक हो गया जी। यानी इस वक्त में जो है ना प्रोडक्ट जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे रही होती है आपकी फर्म को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट है जी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में जो है ना इसे कहते हैं कैश काउ। जो प्रोडक्ट होती है वो हमारी कैश काउ बन जाती है। यानी आपके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ना, ठीक है, वो जो है ना उसमें इतना इजाफा ना हो रहा हो, लेकिन जो आपकी प्रोडक्ट की गेन है रिलेटिवली वो मोर मार्केट शेयर, यानी वो मार्केट शेयर जो है ना उसमें मार्केट में आपकी पहचान बना रही हो, तो ये कैश का हो, इसलिए इसको कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट स्टेज है वो है जी डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो कॉल्ड होती है एज ए डॉग, यानी प्रोडक्ट जो है वो नीचे की तरफ, ढिलवान की तरफ जाती है, यानी प्रॉफिट्स कम आना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट पे, या प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाती है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ग्राफ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिक्चर जो है वो इंसान को अच्छी से याद रहती है। तो ये इसकी 4 स्टेजेस आपने याद रखनी है। हो सकता है सवाल में आपसे पूछ ले कि 4 स्टेजेस लिखें आपने PLC की, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। ओके जी, नेक्स्ट MCQ दिस इज रेलेवेंट है इन द प्रोडक्शन इन द इंट्रोडक्शन फेज ऑफ द PLC। PLC क्या है आपका? वही है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अ टिपिकल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव, यानी इस इंट्रोडक्शन फेज में अगर मार्केटिंग की जाए, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोडक्ट की अगर आप मार्केटिंग करें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब देखिए हम पढ़ के आ रहे हैं ना अभी इंट्रोडक्शन फेज में आपकी प्रोडक्ट न्यू आई होती है, अभी वो उसका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं? जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसकी सेल प्रमोशन करते हैं, ताकि हम जो अपने एंड यूजर्स हैं उन तक जो है ना ये चीज़ पैगाम पहुंचाएं, उनको प्रोडक्ट की मुतल्लिक जो है ना बताएं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है, उसकी ये फ़वाइद हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अवेयरनेस जो है ना हम के लिए जो है ना ये एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट आपका जी सवाल जो है वो ये है कि व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन, यानी अब आपकी एट इनिशियल स्टेज, यानी एक प्रोडक्ट बनी है, आपकी न्यू प्रोडक्ट बनी है, और शुरू में उसकी जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की बहुत जो है ना ज़्यादा रख दी गई। एक नई प्रोडक्ट आई और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी गई। अब जो मार्केट में उसकी जो वैल्यू है या जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी थ्रू एडवर्टाइजिंग जो थी कि एक चीज़ को एडवर्टाइज किया गया, तो लोग सोच रहे थे जी यार ये जो इतनी अच्छी ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाई है तो ये तो हमें फॉर एग्जांपल 2000 में मिल जाएगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इतनी हुई और वो कि उसकी प्राइस जो है ना उन्होंने 3000 रख दी। अब जो ये जो स्टेप लिया ना, इन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्राइस रखी इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, तो ये जो होता है इसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। और स्कीमिंग प्राइसिंग के जो है ना आपके 2 फ़वायद होते हैं। पहला ये है कि अगर कॉस्ट की कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई है तो वो कवर हो जाती है आपके एक्स्ट्रा मार्जिन में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपने रखा होता है। ठीक है, और जो इसका दूसरा फायदा है वो ये है कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो वाले कस्टमर जो इतना प्राइस का ख्याल नहीं रख रहे होते, जबकि वो फ़ोकियत दे रहे होते हैं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि चीज़ कितनी महंगी है। जस्ट वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बस यार ये चीज़ मैंने यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये प्राइस स्कीमिंग है और इसके एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट है जी मार्केटिंग शुड बिगिन विद। जी, बिगिन विद किससे स्टार्ट होनी चाहिए? बिल्कुल जी, हमें कस्टमर की नीड्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि हम जहाँ पे काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे कस्टमर की डिमांड क्या है। ठीक है, द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी हमने वो चीज़ बनानी कैसे है, और उसके अलावा पोटेंशियल कस्टमर नीड्स। ठीक है, कि यानी जो जिन तक हम ये चीज़ पहुंचा रहे हैं, जिन कस्टमर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है उनकी जो नीड्स हैं, ठीक है, या उनकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स की जो नीड्स है उन्हें हम क्या सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना मार्केटिंग जो है ना शुड बिगिन विद, यानी मार्केटिंग से पहले हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी, तो नेक्स्ट डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर पार्ट। तो जब हम टोटल मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको हम कहते हैं मार्केट
सेगमेंटेशन, ठीक है, इसको आपने यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। कंपनीज सब डिवाइड द मार्केट इनटू मार्केट सेगमेंट्स, होमोजेनियस ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स विद इन अ मार्केट दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है जी। तो इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हम पढ़ के आ रहे हैं, 4 स्टेजेस हैं। मार्केटर्स विल इंट्रोड्यूस इनोवेशंस इन द प्रोडक्ट टू कीप देयर सेल्स हाई। अच्छा, वो कौन सा स्टेज है जी? वो स्टेज है जी आपकी जिसमें मार्केटर जो है उनको इनोवेशन लानी चाहिए, यानी कोई चेंजिंग करनी चाहिए, कोई नई चीज़ बनानी चाहिए ताकि जो सेल्स हैं वो ऊपर जाएं। तो वो सेल्स कब नीचे आ रही होती हैं? सेल्स नीचे आ रही होती हैं डिक्लाइनिंग स्टेज में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है डिक्लाइन स्टेज में, एट दिस स्टेज मार्केटर्स विल इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन द प्रोडक्ट टू कीप देयर सेल्स हाई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टेक्निक फोकसेस ऑन डेवलपिंग डायरेक्ट लिंक्स विद जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से डायरेक्ट लिंक्स जो है ना वो हम करते हैं जी पर्सनल सेलिंग में, ठीक है। ये देखें, a proportional tool in which a salesperson communicates one on one with potential customer, यानी डायरेक्टली जो है ना हम जनरल पब्लिक या कस्टमर से जो है ना क्या कर रहे होते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं अपनी चीज की, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्राइसिंग डिसीजन इज द मेजर रोल ऑफ, किसका मेजर रोल है? मार्केटिंग मैनेजर का है। ये देख लें हैंड आउट से आप, ठीक है, द रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, और इसमें लिखा हुआ है प्राइसिंग डिसीजन। ओके हो गया जी। जी, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट बाय, तो ये किस तरह डिवाइड करती है मार्केट को? ये एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सोशल क्लास, रिलीजन एंड एजुकेशन, ठीक है। इस तरीके से जो है ना हम इसमें जो है ना क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। ये देखें, डेमोग्राफिक यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू सब डिवाइड द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, देखिए वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा अवैस बाइज द शूज फ्रॉम रावी शूज स्टोर। अच्छा, उसने शूज खरीद लिए आफ्टर 4 months, ठीक है। ही इवेल्युएट्स दैट शूज कैन नॉट बी यूज मोर ड्यू टू लो क्वालिटी, यानी उसने शूज इसलिए खरीदे थे ताकि ज्यादा देर चलें और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन वो 4 महीने के बाद जो है ना उसका डिसीजन उस बारे में चेंज हो गया एंड परचेज फ्रॉम एनी अदर शॉप, उसने ये डिसाइड किया कि वो कहीं और से खरीदेगा। तो ये कौन सा बिहेवियर है, ठीक है, इसमें कौन सा बिहेवियर शो है? बेसिकली ये है आपका कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, यानी ये यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इस स्टेप में होता क्या है कि आप मैचिंग प्रोसेस करते हैं और उस मैचिंग प्रोसेस में आप क्या देखते हैं कि आपने जो चीज़ खरीदी, ठीक है, या किसी कस्टमर ने जो चीज़ खरीदी वो अपनी नीड्स और वांट्स, यानी जिस लिए वो चीज़ उसने खरीदी थी, वो ये कंपैरिजन करता है कि आया उसने उसकी नीड्स को पूरा किया कि नहीं किया, ठीक है, ये कंपैरिजन कर रहा होता है। और अगर उसने नहीं किया होता तो फिर वो क्या होता है, वो वहाँ से स्विच कर जाता है किसी और जगह पे। क्लियर है जी? ओके जी। सुपर एशिया की कितनी चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं मुझे बताइएगा। अच्छा, ये तो जोक था, चले कोई वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मज़ीद कंटेंट है वो टाइमली आपको इन फ्यूचर भी मिलता रहे और ये जो जर्नी है हमारी इकट्ठे वो अच्छे से चले, ठीक है। तो सुपर एशिया मैन्युफैक्चरर्स, अच्छा वो क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे? वॉशिंग मशीन्स, बाइक्स, एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स। अब एक ही कंपनी है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना रही है, तो ये बेसिकली किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है प्रोडक्ट मिक्स की। ओके, आपके हैंडआउट्स पे चलते हैं। प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय कंपनी फॉर अ सेल, यानी एक कंपनी जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है ये सेल के लिए, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। इसमें होता ये है कि कंपनी जो है विड्थ वाइज जो है ना वो एक्सपेंड हो जाती है, यानी वो कंपनी अपने नाम के साथ यानी वो किसी एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रही होती, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट जो है ना बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। और वो इसकी मिसाल जो आपको नीचे यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कार्स हैं, ट्रक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं और अदर व्हीकल्स हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस कौन करता है? वो सेम वही कंपनी कर रही होती है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स की मिसाल है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बेहतर रहेगा कि प्रोडक्ट मिक्स के साथ हम प्रोडक्ट लाइन का भी जिक्र करें। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ना कि प्रोडक्ट लाइन क्या है? प्रोडक्ट लाइन जो होते हैं ना, बेसिकली प्रोडक्ट लाइन जो है
इसमें जो एक्सपेंशन होती है वो डेप्थ वाइज होती है। डेप्थ वाइज का मतलब ये है कि चीज़ आप एक ही बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी है, यहाँ पे जो मिसाल दी हुई है उसी को ले लेते हैं, टीवी की। अब आपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेशुमार टीवी बना रही है, ठीक है। एक जो है 14 इंच का बना रही है, फिर 32 इंच का बना रही है, मुख्तलिफ कलर्स में बना रही है, मीडियम साइज की बना रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली होती है प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक कंपनी है वो टीवी भी बना रही है, साथ में उसने जो है ना कोई दूसरी चीज़ें बनाना शुरू कर दी है, रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू कर दिए जी, वो मोटर्स बनाना उसने शुरू कर दिए हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रिकल चीज़ें उसने बनाना शुरू कर दी हैं, तो वो जो चीज़ होगी ना वो बेसिकली आ जाएगी प्रोडक्ट मिक्स में, ठीक है। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह अगर पेपर में आपकी चीज़ें आएंगी ना तो उसको आप अपने अल्फाज में लिख के पूरे नंबर ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी विच इज़ एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। अब एडवर्टाइजिंग की बात आ गई है, दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट्स नेम इन कंज्यूमर्स माइंड, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? अब मैं कहता हूँ ना बार बार, अब आप देख रहे हैं मेरा लोगो लगा हुआ व्यू कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। फिर आप देखेंगे मेरे पेज पे व्यू कॉन्सेप्ट्स लिखा होगा, हर जगह व्यू कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं छोटा सा जो है ना आपको आपके सामने आपकी नज़रों में लाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको जो नाम है मेरे चैनल का और जो लोग हैं वो याद हो जाए, ठीक है। या ताकि कल को आप दोबारा जब मुझे अप्रोच करने की कोशिश करें ना, तो आपको वो उस लोगों से या उस नाम को बार बार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो वो आपको याद हो जाए और आप मुझे आसानी से ढूंढ सकें यूट्यूब पे। तो विच इज़ व्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी एडवर्टाइजिंग की? ये जो स्ट्रेटेजी होती है इसको कहते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग में होता क्या है कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट्स नेम इन द कंज्यूमर्स माइंड, ठीक है। तो ये आम अल्फाज में मैं पहले बता चुका। ओके जी, नेक्स्ट है जी सिंपल सा सवाल है, व्हेन वी स्टॉप आफ्टर वी सी द रेड कलर ऑफ सिग्नल ऑन रोड देन इट इज ड्यू टू। तो ये क्यों, कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो सिग्नल है करने वाले ना वो आपके बॉसेज हैं, कि आप बोलें कि ये जी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है, ना जो है वो आपके सब ऑर्डिनेट हैं कि आप बोले जी कि ये हमें सजेशन दे रहा है कि भाई प्लीज़ रुक जाए आप, आपकी मेहरबानी होगी, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन भी नहीं है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन तो है नहीं कि सिग्नल्स के अंदर से आवाज़ आई हो भाई रुक जाए, गाड़ी वहीं पे रोके रखें, तो ये वर्बल भी नहीं है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है जी पब्लिसिटी इज ए नहीं होगा, एन लगेगा यहाँ पे। पब्लिसिटी इज एन अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन थ्रू मास मीडिया, ठीक है। ये यहाँ से आप वेरीफाई कर लें। ओके जी। जी, नेक्स्ट आपका है जी कॉस्ट इंकर्ड फॉर मैनेजिंग द प्रॉब्लम फेस्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट इज कॉल्ड। ओके, जब हम चीज़ बेचने मार्केट में जाते हैं ना, बेसिकली यानी प्रोडक्ट बन गई आपकी कंपनी में, चीज़ तैयार हो गई, अब आपने वो सेल करनी है। जब आप सेल करने के लिए बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस होती है ना आपको, और उस पर जो खर्चा आता है, वो बेसिकली आपका कौन सा फेलियर होता है? आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है, कॉस्ट एंकर्ड फॉर मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ठीक है। और ये इसकी कुछ यहाँ पे किस्में लिखी हुई है, इसको आप देख लें, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स है, यानी आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है और उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, तो बेसिकली तो ये मार्केटिंग से रेलिवेंट है ना, तो ये उसमें आ जाएगी आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ओके जी, नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर प्लेस, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड। सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, कम्युनिकेशन, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना। ओके जी, विच चार्ट इज यूज फॉर शेड्यूलिंग पर्पस? तो ये है जी गैंट चार्ट, ठीक। गैंट चार्ट यूज होते हैं, हम देखें ये विजुअल एड्स होती है बेसिकली, जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, आप शेड्यूलिंग और लोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखा भी देता हूँ कि इसमें जो यहाँ पे जो वर्टिकली जो है ना हम टास्क के नेम लिखते हैं कि कौन कौन से टास्क है, जैसे यहाँ पे प्लानिंग है, रिसर्च है, डिज़ाइन है, ये तो एक आपको जनरल नेम दिए हुए ना। लेकिन अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो एक ऐसा काम ऑर्गेनाइज काम है आपकी फर्म का कि उसमें उसके मुख्तलिफ पार्ट्स कर दिए गए हैं, तो मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो टास्क नेम में आते हैं, और ऊपर जो टाइम लाइन है ना वो बताया जाता है उसमें कि ये एक टाइम लाइन है और इस टाइम लाइन के मुताबिक
ये वाला फर्दर टास्क जो है वो कितने अरसे में होगा। जैसे यहाँ पे प्लानिंग है ना, तो वो जनवरी 19 से शुरू हो रहा है, मार्च 19 तक उनको दे दिया गया है, शेड्यूलिंग कर दी गई है कि ये प्लानिंग जो है इतने टाइम में हो जानी चाहिए। फर्दर रिसर्च जो है वो प्लानिंग के दौरान ही शुरू हो जाएगी फरवरी 19 में, ठीक है। तो ये एक जो है ना तस्वीर है उसकी, ठीक है, देख लीजिए इसको। ओके जी। जी नेक्स्ट है हमारा डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। तो पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हम क्या करते हैं, जो जो पूरा अमल जो हम करते हैं उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अब यहाँ पे देख लें, प्रोस्पेक्टिंग जो है इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी हमने आइडेंटिफाई करना है उन कस्टमर्स को जिन तक हमने अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है प्रोस्पेक्टिंग। ओके, अब आगे आ गया क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग में हम क्या करते हैं, क्वालिफाइंग में हम जो है हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है टू बाय एंड द एबिलिटी टू पे, यानी जिन्होंने हमें चीज जिन्होंने हमसे चीज खरीदनी है और जिनके पास एबिलिटी है पे की। समझ आ रही है बात आपको। मिसाल के तौर पे हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं चिल्ड्रन से रेलिवेंट, और हम जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो हम वो जो जितने चिल्ड्रंस हैं हम उन्हें जो है ना टारगेट करेंगे। ओके हो गया जी। ये तो हमने पोटेंशियल कस्टमर्स अपने ढूंढ लिए। अब क्वालिफाइंग में अब आप छोटे को तो नहीं कह सकते कि चलो भाई इतनी की चीज़ें निकालो, ठीक है, पैसे तो अच्छा ये एक जोक था। तो अब उसमें ये है कि आगे जो उनकी जगह पे करने वाले हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो क्वालिफाइंग में हम बेसिकली उनको जो है ना आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उन अथॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जिन्होंने हमसे चीज़ खरीदनी है और जो पे करेंगे हमें, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सी सवाल थी। ओके जी, नेक्स्ट है जी जैन टेक्सटाइल बियर्स। जैन टेक्सटाइल जो है वो बर्दाश्त कर रहा है क्या चीज़ जी, द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप। यानी आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप यूँ समझें कि आपकी एक लैपटॉप रिपेयरिंग की दुकान है, ठीक है, या जैन टेक्सटाइल वाले जो है वो लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं, सॉरी। तो लैपटॉप रिपेयरिंग में उनको जो है रिपेयरिंग के दौरान काफ़ी स्क्रैप की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको यूज़ करके जो वैल्यूएबल पुर्जे होते हैं वगैरह जो होते हैं वो उनको वहाँ से निकाल के जो है ना अपने लैपटॉप रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी ना, ये कौन सी जो है ना उसमें आएगी, कैटेगरी में आएगी, ये इंटरनल फेरियल कॉस्ट में आएगी। ठीक हो गया जी, ये इंटरनल फेरियल कॉस्ट में आएगी। लैपटॉप रिपेयरिंग की मिसाल यहाँ पे आपको समझाने की गर्ज से थी, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें जो आप स्क्रैप जो खरीदती हैं कंपनियां, तो वो बेसिकली इंटरनल फेलियर कॉस्ट के हेड में आती हैं। ओके, वेरीफाई आपको मैं करवा देता हूँ आपके हैंड आउट से, आप उसको देख लें। तो ये कॉस्ट ऑफ स्क्रैप जो है ये बेसिकली इसके अंदर आती है। ओके जी, लास्ट हमारा एमसीक्यू है आज का। इसमें है कि एबीसी ऑर्गेनाइजेशन एक है, वो क्या करती है, प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद लेस इनपुट, यानी वो अपने रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा जो है ना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो इस को हम कहेंगे ये है आपकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूज क्या होता है, यानी मिसाल समझाने की गर्ज से मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे। अब आपने छोटी मिसाल ये है कि आपने काफ़ी सारी जो आपके पास फर्ज करें ईंटें हैं, ठीक है। अब आपने उन ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो क्या करेंगे कि मजदूर लगा देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ लगा देंगे या अपने वर्कर्स लगा देंगे, ठीक है, जो उन ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। अब आपने 5 6 7 जो है ना मजदूर लगा दिए, तो प्रोडक्टिविटी है, तो प्रोडक्टिविटी इस चीज़ का नाम नहीं है। मज़ा तब आएगा, प्रोडक्टिविटी तब होगी जब आपके पास रिसोर्सेज हो। तो आप एक जो है ना ट्रैक्टर मंगवाएं, ठीक है, 2 मजदूर लगाएं या कोई ऐसी मशीन मंगाएं जो उन तमाम ईंटों को उठा के ट्रैक्टर में डाले और यहाँ से लेके दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाए। तो उसमें क्या हुआ, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और जो है आपकी जो रिसोर्सेज भी हैं वो भी कम यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। इसको आप ब्रॉडर वे में भी इसकी मिसाल ले सकते हैं, जैसे आपको समझाने की गर्ज से था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्विज का सेशन कंप्लीट होता है जी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और काफ़ी अपने जो दोस्त जितने भी अपने सबके साथ शेयर करें, और नाम हमारा याद रखिएगा जी, व्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी किस्म की किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अपना ख्याल रखिएगा।